हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे संक्षेप में आरटीई कहा जाता है, को टॉपिक को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? तो दोस्तों, जब हम शिक्षा के अधिकार अधिनियम के संदर्भ में बात करते हैं तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम ऑप्शन ए है 2005, ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी है 2008, ऑप्शन सी है 2009, ऑप्शन डी है 2012। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसको संक्षेप में आरटीई कहा जाता है, आरटीई, इस आरटीई का पूरा नाम होता है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन। तो आरटीई का पूरा नाम क्या होता है? राइट टू एजुकेशन। दोस्तों, जब हम इस राइट टू एजुकेशन अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में बात करते हैं तो ये जो अधिनियम होता है ये बनता कब है? 2009 में। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यहाँ पे सही दिया गया है। कब बनता है? 2009 में। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 में कितने अध्याय व धाराएं हैं? दोस्तों, जब हम आरटीई एक्ट के संदर्भ में बात करते हैं तो ये आरटीई एक्ट 2009 में बनता है और इसमें कितने अध्याय व कितनी धाराएं हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल है। तो ऑप्शन ए है 7 अध्याय 35 धाराएं 1 अनुसूची, ऑप्शन बी है 8 अध्याय 38 धारा 2 अनुसूची, ऑप्शन सी है 7 अध्याय 38 धाराएं 1 अनुसूची, और ऑप्शन डी है 8 8 अध्याय 35 धारा 2 अनुसूची। तो हमारा जो सही उत्तर है, आरटीई एक्ट 2009 में कितनी धाराएं व कितने अध्याय हैं, कितने अनुसूचियां हैं, ये आपको बताना है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यहाँ पे सही दिया गया है। आरटीई जो एक्ट है इसमें 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं और एक इसमें क्या है? अनुसूची है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 भारत में कब लागू हुआ? तो दोस्तों, जब हम आरटीई एक्ट के संदर्भ में बात करते हैं तो ये आरटीई एक्ट बनता कब है? 2009 में। संसद में 2009 में एक अधिनियम लाया जाता है जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहा जाता है। तो ये जो एक्ट है ये 2009 में संसद में पारित होता है और लागू कब होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 2009, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन सी है 1 अप्रैल 2011 और ऑप्शन डी है 1 अप्रैल 2012। तो आरटीई एक्ट जो है लागू कब होता है? हमारा सही उत्तर होगा 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को ये आरटीई जो एक्ट होता है ये लागू कर दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल है, आरटीई एक्ट 2009 सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया गया? तो दोस्तों, जब हम सर्वप्रथम पेश के संदर्भ में बात करते हैं तो ये आरटीई एक्ट 2009 में बनता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम इसका पूरा नाम होता है। ये संसद के किस सदन में सबसे पहले पेश किया गया है? ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो लोक संसद के किस सदन में सबसे पहले ये आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया है? तो हमारा सही उत्तर होगा राज्यसभा में। हमारा सही उत्तर क्या होना चाहिए? राज्यसभा में। जब हम इसके अधिनियम की बात करते हैं, आरटीई अधिनियम की बात करते हैं, तो ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसको संक्षेप में आरटीई के नाम से भी जानते हैं हम, कि ये सबसे पहले संसद के राज्यसभा में पेश किया जाता है। सबसे पहले राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को। कब? आपको पूरी डेट ध्यान रखनी है। 20 जुलाई 2009 को ये आरटीई एक्ट संसद के राज्यसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा जब इसको पारित कर देती है उसके बाद ये आरटीई एक्ट लोकसभा में पारित होता है। और लोकसभा इसको कब पारित करती है ये आपके लिए सवाल है। तो आपका सही उत्तर होगा कि आरटीई एक्ट 2009 को लोकसभा ने कब पारित किया? तो हमारा उत्तर होगा 4 अगस्त 2009। 4 अगस्त
2009 को क्या करती है, लोकसभा इस आरटीई एक्ट को पारित करती है। कब करती है, 4 अगस्त 2009 को। और इसके बाद जब लोकसभा उसको पारित कर देती है, फिर वो राज्यसभा भी पारित कर देती है, लोकसभा पारित कर देती है, फिर वो अंततः वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति अपनी सहमति इस पे कब देते हैं, तो हमारा उत्तर होगा 26 अगस्त 2009 को। अब सबसे पहले 4 अगस्त को ये लोकसभा इस आरटीई एक्ट को पारित करता है। 26 अगस्त राष्ट्रपति अपनी सहमति देते हैं, और सबसे पहले ये 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में जब जाता है, तो उसके बाद ये जो विधेयक होता है, ये विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। इसलिए ये जो एक्ट है ये बनता कब है, 2009 में, और लागू कब होता है, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू किया जाता है। 1 अप्रैल 2010 डेट आपको पूरी ध्यान रखनी है, 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है। और 20 जुलाई 2009 को सबसे पहले ये राज्यसभा में पेश होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, शिक्षा बिना बोझ के सूत्र वाक्य सर्वप्रथम किस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया। अब ये जो शिक्षा बिना बोझ की, इसको लर्निंग विदाउट वर्डन के नाम से भी जानते हैं। तो होता क्या है कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन बी है कोठारी आयोग 1964, ऑप्शन सी है यशपाल कमेटी 1953, और ऑप्शन डी है एनसीएफ 2005। तो ये जो सबसे पहले शिक्षा बिना बोझ की ये जो सूत्र है, ये सर्वप्रथम किस रिपोर्ट ने प्रस्तुत किया था, तो हमारा सही उत्तर होगा यशपाल समिति या फिर यशपाल कमेटी। दोस्तों 1993 में एक समिति बनती है जिसको हम यशपाल समिति के नाम से भी जानते हैं। इस समिति का जो अध्यक्ष है वो प्रोफेसर यशपाल जी होते हैं। प्रोफेसर यशपाल जी की अध्यक्षता में 1953 में एक जो समिति गठित होती है, इस समिति का शीर्षक होता है लर्निंग विदाउट वर्डन, अर्थात शिक्षा बिना बोझ की। ये इस रिपोर्ट से, इस शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, और जिसका सबसे पहले इसका जो उल्लेख है वो किस समिति ने किया था, आपका उत्तर होगा यशपाल समिति ने। कब किया, 1993 में। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम की गई। तो दोस्तों जब हम भारत में सबसे पहले निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के संदर्भ में बात करते हैं, तो निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है वो वर्तमान समय में भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के क में किया गया है। क्या किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनके लिए निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। किस में, आर्टिकल 21 के ए में, या फिर आप बोलो आर्टिकल 21 के क में। लेकिन बात कर रहा है प्रश्न कि भारत में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम किसने की, तो हमारा उत्तर ऑप्शन ए है महात्मा गांधी। ऑप्शन ए क्या है, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी है दादा भाई नरोजी। ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, एक बार फिर से प्रश्न क्या है हमारे समक्ष कि भारत में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम किसने की, तो हमारा सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब ये गोपाल कृष्ण गोखले जी ने क्या किया था, कब किया गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ऐसा, तो आपका उत्तर होगा 18 मार्च 1910 को। 18 मार्च 1910 को सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में क्या की थी, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग की थी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 में किस शिक्षा पर बल दिया गया। आरटीई एक्ट जो ये 2009 में बना, इसमें किस शिक्षा के संदर्भ में अधिक बल दिया गया। ऑप्शन ए है प्रगतिशील शिक्षा, ऑप्शन बी है प्रायोजित शिक्षा, ऑप्शन सी है समावेशी शिक्षा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा,
हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, समावेशी शिक्षा। आरटीई एक्ट में समावेशी शिक्षा पे अधिक बल दिया गया है। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है कि जिसमें सभी बालक बालिकाएं एक साथ अध्ययन करते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से बाधित हों या फिर मानसिक रूप से बाधित हों, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास किया गया है। इस शिक्षा को क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, आरटीई एक्ट में कौन सा प्रावधान नहीं है? अब हमारा जो आरटीई एक्ट है, इस आरटीई एक्ट में 38 धाराएं हैं, 7 अध्याय हैं और एक इसमें अनुसूची है। 1 अप्रैल 2010 को ये लागू होता है और 2009 में एक्ट बनता है। लेकिन इसमें क्या प्रावधान नहीं है, या फिर आप बोलो कि क्या क्या प्रावधान आरटीई एक्ट में किए गए हैं, तो इस प्रश्न में नहीं पूछा कौन सा प्रावधान नहीं है, तो वो आपको बताना है। इसमें लिखा हुआ कि 6 से 14 वर्ष की शिक्षा बिल्कुल किया गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनके लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा हो, ये प्रावधान किया गया है। अगला है ऑप्शन बी, अध्यापक विद्यार्थी अनुपात, यानी शिक्षक छात्र जो अनुपात है वो कितना होना चाहिए? 1:25। ये गलत है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात कितना होना चाहिए? 1:30 होना चाहिए, यानी 30 बच्चों के पीछे एक शिक्षक होना अनिवार्य है प्राथमिक स्तर पर। और जब उच्च प्राथमिक स्तर के संदर्भ में बात करते हैं तो उच्च प्राथमिक स्तर में 1:35 अनिवार्य है, यानी एक शिक्षक होगा और 35 बच्चे होंगे। तो इस प्रश्न का जो अगला ऑप्शन है, निजी विद्यालयों में कमज़ोर वर्ग के बालकों को सीटों में 25% आरक्षण। बिल्कुल ये वाला जो पॉइंट है वो भी सही दिया गया है। और हमारा ऑप्शन डी है, विद्यालय पूर्व शिक्षा पर बल, इस पर भी बल दिया गया है। हमारा सही उत्तर होगा कि अध्यापक विद्यार्थी अनुपात 1:25, ये यहाँ पे गलत दिया गया है। और हमको इस प्रश्न में क्या बताना था कि जो कौन सा प्रावधान नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो दोस्तों एक बार फिर से संक्षेप में हम आरटीई एक्ट 2009 के संदर्भ में बात करते हैं। अब ये जो आरटीई एक्ट होता है ये 2009 में बनता है। इसका बनने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, कौन से 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के संदर्भ में बात कही गई है इसमें। ये जो एक्ट 2009 में बनता है, 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे भारत में लागू होता है। उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारत में ये लागू किया जाता है और जम्मू कश्मीर को ये 5 अगस्त 2009 से यहाँ पे लागू कर दिया जाता है। अब इसके अतिरिक्त होता क्या है कि सबसे पहले ये जो आरटीई एक्ट होता है ये किस सदन में जाता है? आपका उत्तर होगा राज्यसभा में। अब राज्यसभा में जाता है ये एक्ट, कब जाता है? 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा इसको क्या करती है? पारित करती है। उसके बाद राज्यसभा जब पारित कर देती है उसके बाद लोकसभा में जाता है। लोकसभा इसको 4 अगस्त 2009 को पारित करता है। कब? 4 अगस्त 2009। अब 4 अगस्त 2009 को लोकसभा इसको पारित करती है, राज्यसभा ने पारित किया, लोकसभा ने पारित किया। अब इसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति अपनी जो मंजूरी है उस पर वो 26 अगस्त को देते हैं। कब देते हैं? 26 अगस्त को। आपको ध्यान रखना है कब देते हैं? 26 अगस्त को देते हैं, 26 अगस्त 2009 को। और हो गया पारित। अब ये जो अधिनियम है ये क्या बन चुका है? अब ये जो बिल है, ये जो विधेयक है, ये अब अधिनियम बन चुका है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर इस पे हो चुके हैं और 1 अप्रैल 2010 को ये संपूर्ण भारत में लागू होता है। इसमें प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र जो अनुपात है वो 1:30 होता है और उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र कितना होता है? 1:35 होता है उच्च प्राथमिक स्तर पर। और इसमें जो है वो 7 अध्याय हैं, 38 धाराएँ हैं और एक इसमें अनुसूची है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।